गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने कोरिलेशन के जो डायरेक्ट मेथड है उसके इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें स्टार्ट करना है हमारा सेकंड नंबर टॉपिक, कौन सा? शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड से पहले मैं आपको बता देता हूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 9 है, इलस्ट्रेशन नंबर जो 9 है आपका, वो होमवर्क में दिया था। वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। जी सर, हमें याद है। मैंने क्या बोला था उसको कि बुक में भी ऐसा ही किया है और आपको भी वैसा ही करना है। क्या कि जो x वेरिएबल है उस पूरे वेरिएबल को आप 10 से डिवाइड कर दें और जो y वेरिएबल है इस पूरे वेरिएबल को आप 100 से डिवाइड कर दें। तो नया x हमारे पास में आ गया और नया y हमारे पास में आ गया। मैंने बोला था इस x और इस y से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक वैसे ही जैसे अभी तक हम करते आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमने इसको 10 से क्यों डिवाइड किया और हमने इसको 100 से क्यों डिवाइड किया? तो इसलिए किया क्योंकि ये डिजिट्स बहुत ज्यादा बड़ी है। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो होने वाली थी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो इजी कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, छोटी डिजिट्स को ले लिया। अब हमारी जो कैलकुलेशन है, स्क्वायर्स है, मल्टीप्लाई है और जितनी भी चीजें हैं वो क्या हो जाएगी, इजी। तो क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कौन सा? जो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, वो है आपका चेंज इन ऑरिजिन। ये क्या होता है? और सेकंड आपको समझना है चेंज इन स्केल। ये क्या होता है? ये दो चीजें अगर आपने समझ ली तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सर ये जो कॉन्सेप्ट है आपके चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल, ये कहां यूज में आते हैं? ये आपके मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी जो चैप्टर है, मीन मोड मीडियन जो चैप्टर है, वहां भी यूजफुल रहेंगे। ये आपके जो डिस्पर्जन चैप्टर है ना, उसमें भी यूजफुल रहेंगे। और ये आपके कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, यहां भी यूजफुल रहेंगे। सर चेंज इन ओरिजिन होता क्या है? चेंज इन ओरिजिन का मतलब है प्लस और माइनस से। सर चेंज इन स्केल क्या होता है? इसका मतलब है आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड से। क्या मतलब होता है सर? तो चलो देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास में कोई वेरिएबल दे रखा है। वो वेरिएबल क्या है मेरे पास में? x। अगर मैं उस वेरिएबल को, है ना, पूरे वेरिएबल को चेंज इन ओरिजिन कर दूं, यानी उसमें किसी डिजिट को ऐड कर दूं या लेस कर दूं, है ना, या उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, तो वो ही होंगे आपके। ऐड लेस को क्या बोल दिया? चेंज इन ओरिजिन बोल दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड को क्या बोल दिया? चेंज इन स्केल बोल दिया। तो जब मैं किसी वेरिएबल को, है ना, प्लस माइनस कर दूं या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो चलिए देखते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है एक वेरिएबल, कौन सा? x वेरिएबल। उसकी डिजिट्स कितनी है? 5, 10, 15 और 20। एक बार इतने ही मानते हैं। अगर मैं इसको पूरी सीरीज को मैं क्या कर दूं? 5 से प्लस कर दूं, इसको भी और इसको भी, तो नया x क्या आ जाएगा मेरे पास में नया x आ जाएगा 10, 15, 20 और 25। या फिर मान लो एक है मेरे पास में वेरिएबल y, वो कितना है? 20, 30, 40 और 50। मैंने क्या किया? इस पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा मेरा कितना? 100, ये आएगा 150, ये आएगा मेरा 200 और ये आएगा मेरा 250। तो सर जो हमने इस x को इस x से चेंज किया है कि आंसर में भी इसका इफेक्ट आएगा क्या? तो वो हमें पता लगेगा जब हम इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो, तो चेंज इन ओरिजिन है, इसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे इफेक्ट पड़ता है। यानी अगर आपने किसी वेरिएबल में
किसी डिजिट को प्लस या माइनस किया तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में उसका प्रभाव या फर्क पड़ेगा, उसका फर्क पड़ेगा। किसका? चेंज इन ओरिजिन का तो फर्क पड़ेगा, लेकिन चेंज इन स्केल का पड़ेगा क्या? हाँ, इसका भी पड़ेगा। डिस्पर्जन की अगर बात करें, जिसमें आपके मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाली सारी चीजें होती है, तो इसमें ओरिजिन का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो चेंज इन स्केल है उसका प्रभाव पड़ेगा। अब आते हैं हम हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, किस पे? कोरिलेशन और रिग्रेशन पे। कोरिलेशन और रिग्रेशन हमारे ऐसे टॉपिक हैं जिसका चेंज इन ओरिजिन का और चेंज इन स्केल का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। यानी आप किसी वेरिएबल को कितना ही प्लस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर लीजिए सारे वेरिएबल्स को, आंसर में किसी प्रकार का कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसीलिए हमने इस पूरी सीरीज को 10 से डिवाइड भी कर लिया ना तो भी आंसर में कुछ चेंज नहीं आएगा, और इस वाली सीरीज को 100 से डिवाइड कर दिया ना तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप इसको डिवाइड ना करके एक और वापस कर लेना, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर लेना, किससे? 2 से, 5 से, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लेना पूरी सीरीज को, तब भी हमारे आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि जो कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है, या मैं बोलूं वो नॉट अफेक्टेड है। किससे? बाय चेंज इन ओरिजिन से और बाय चेंज इन स्केल से। बस इतना हमें ध्यान में रखना है। हमें इतना ध्यान में रखना है कि जो कोरिलेशन और रिग्रेशन है उनका चेंज इन ओरिजिन से और चेंज इन स्केल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है। वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट है। यानी आप किसी भी वेरिएबल्स को किसी से भी प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। इसलिए इसने सोचा क्या कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको 10 से डिवाइड कर लेते हैं, डिजिट थोड़ी छोटी हो जाएगी, और इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं, डिजिट थोड़ी छोटी हो जाएगी। आप ऐसा एग्जाम में भी कर सकते हैं, बस आपको नोट लिख के आना पड़ेगा, नोट लिख के आना पड़ेगा। चलिए, अब आपको क्या करना है? इसमें कुछ भी चीजें ऐड लेस करके वापस से कैलकुलेशन करनी है। आपके आंसर में किसी तरह का चेंज आपको नहीं दिखने वाला। आई यहां तक बात समझ में? चलो, अब हम हमारे आज के मेन और नए टॉपिक पे चलते हैं, जो कौन सा है आपका? डायरेक्ट मेथड के बाद में शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बाद में शॉर्टकट मेथड। सर, क्या डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर में यहां पे भी वेरिएशन आता है क्या? नहीं आता। तो सर, क्या जो हम डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेट करते थे, है ना, और सॉल्यूशन आता था, यहां पर भी वही सॉल्यूशन आएगा क्या? बिल्कुल वही सॉल्यूशन आएगा। तो सर, फिर ऐसा इसने किया ही क्यों? हम क्यों शॉर्टकट मेथड को ऑप्ट करें जब हमारे पास में पहले से ही डायरेक्ट मेथड है? हम इसलिए करेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। वो क्या हो जाए? इजी हो जाए। चलो पढ़ते हैं, यही बात यहां पे लिखी हुई है। In case arithmetic mean is in whole number, deviation are taken of all value from actual mean, है ना, and we apply direct method of calculate correlation। मान लीजिए, जैसे सबसे पहला स्टेप मैंने आपको डायरेक्ट मेथड में क्या बताया था? मीन कैलकुलेट करना था। मीन कैलकुलेट करना था, जिसका फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन। मान लीजिए सिग्मा एक्स है आपका 40, एन है आपका 8, तो मीन कितना आ गया? 5 आ गया। सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप क्या था? dx निकालना। यानी मैं क्या करता था? x माइनस एक्स बार करता था, है ना, x माइनस एक्स बार करता था। मान लीजिए किसी केस में ऐसा हो जाए, मीन की वैल्यू आ रही है, मान लो आपकी 1.636। अब आप जब dx कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? x माइनस एक्स बार। जब आप x में से ये वाली x बार माइनस करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन, और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, वो भी क्या हो जाएगी आपके लिए? डिफिकल्ट हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। तो ये पॉइंट में अगर आ रहा है, फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसने बोला अगर होल नंबर में है ना, जब आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं और वो होल नंबर में है, यानी इस तरीके से पूरी डिजिट है, तब आप किससे कैलकुलेट करते हो? डायरेक्ट मेथड से कर लेते हो।
बट इफ अर्थमेटिक मीन इज इन फ्रैक्शन, लेकिन वो ऐसे अगर फ्रैक्शन में आ गई, पॉइंट्स फॉर्म में आ गई, है ना, तो कैलकुलेशन इजी नहीं रहेगी। तो इसलिए इसने बोला बट इफ अर्थमेटिक मीन इज इन फ्रैक्शन टेकिंग डेविएशन एंड स्क्वायरिंग देम, तो उनका जब आप डेविएशन लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, है ना, इन्वॉल्व डिफिकल्ट कैलकुलेशन, उसकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो सर हमारे पास तो कैलकुलेटर होगा ना, चाहे हो कैलकुलेटर, उस पे भी जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो पॉइंट्स में जब आंसर्स आते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत हमें आती है, थोड़ी बहुत दिक्कत हमें आती है। तो इसलिए इसने बोला एज सच टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, है ना, हम क्या करेंगे, जो एज्यूम मीन है उससे कैलकुलेट करेंगे। हम अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट या एक्चुअल मीन से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम हमारा जो एज्यूम मीन है उससे कैलकुलेट करेंगे। और जब आप एज्यूम मीन से कैलकुलेट करते हो तब आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हो, तब आप मेथड अप्लाई करते हो शॉर्ट कट मेथड। तब आप मेथड कौन सा अप्लाई करते हो, आप मेथड अप्लाई करते हो शॉर्टकट मेथड। जी सर, ये चीज हमें समझ में आ गई कि कब हमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, कब हमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है। दोनों में ही पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे, कौन सा मीन, अर्थमेटिक मीन या एक्चुअल मीन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर वो नॉर्मल आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं, पॉइंट्स फॉर्म में आ रहे हैं, तो उस कैलकुलेशन को हम अवॉइड करेंगे और हार्ड कैलकुलेशन से बचने के लिए हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे और इजी कैलकुलेशन को करते हुए हम हमारा सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने जब अपना डायरेक्ट मेथड स्टार्ट किया था हमने उसके स्टेप समझे थे। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पहले हम जो शॉर्टकट मेथड है उसके स्टेप समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलते गए तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला, द मोस्ट सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल आर टेकन एज एज्यूम मीन। भाई हमें क्या दिया हुआ होगा, हमें एक्स वेरिएबल सारे दिए हुए होंगे, हमें वाई वेरिएबल सारे दिए हुए होंगे, उनमें जो भी हमें सबसे ज्यादा सही लगेगा, सुटेबल लगेगा, उनमें से हम एक डिजिट को सेलेक्ट कर लेंगे। वही क्या होगी, हमारी एज्यूम मीन होगी। चलिए सेकंड इसने क्या बोला, टेक डेविएशन ऑफ एक्स वेरिएबल फ्रॉम इट्स एज्यूम मीन। अब उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम dx कैलकुलेट करने के लिए x माइनस एक्स बार करते थे। भाई अब x बार तो हम ले ही नहीं रहे ना, अब हम हमारा अर्थमेटिक मीन थोड़ी ले रहे हैं, अब हम क्या लेंगे, एज्यूम मीन लेंगे। तो अब आप जब dx कैलकुलेट करोगे तो आप करोगे a माइनस ax लिख दोगे, x माइनस ax लिख दोगे, उससे क्या आ जाएगा, आपका dx आ जाएगा। और जब आप उस dx का स्क्वायर कर दोगे, है ना, जब आप x में से एज्यूम मीन माइनस करोगे तो आएगा dx। जब आप dx का स्क्वायर कर देंगे वो आएगा आपका सिग्मा d स्क्वायर x। ठीक उसी तरह से जब आपको y वेरिएबल दिया हुआ होगा, है ना, आप उसका मीन कैलकुलेट करोगे, लेकिन मीन से शॉर्टकट मेथड में आगे काम में तो आएगा, लेकिन हमें यहां पर उसको कंसीडर नहीं करना। तब आप क्या करोगे, इसमें से एक एज्यूम मीन सेलेक्ट कर लोगे। जब आप dy निकालोगे तब आप क्या निकालोगे, y माइनस y बार नहीं करोगे, एज्यूम मीन ऑफ y करोगे। जो आपने एज्यूम मीन लिया है वो आप माइनस करोगे और उसका जब आप स्क्वायर कर दोगे तो d स्क्वायर y आपके पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो 4 स्टेप्स हैं इसमें यही बात बताई गई है कि सबसे पहले आपको एज्यूम मीन सेलेक्ट करना है ना, उसके बाद उसको वेरिएबल्स में से माइनस करना है और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ये है आपके 4 स्टेप्स। 5th स्टेप में उसने बोला कि जो आपने dx कैलकुलेट किया है और जो dy कैलकुलेट किया है, उनको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा आपका सिग्मा dx dy। यहां तक बताइए समझ में आया क्या, यहां तक बता दीजिए समझ में आ गया क्या। चलिए आगे देखते हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है, आपका जो स्टेप 7 है वो आपको अप्लाई कर देना है।
स्टेप 7 क्या है हमारा, जैसे उसमें स्टेप 7 हमारा फॉर्मूलाज का था। कितने फॉर्मूले पढ़े थे हमने, 3 फॉर्मूले। यहां पर आपको 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं, वो हम देख रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला कोरिलेशन कैलकुलेट करने का क्या है, वो है आपका सिग्मा डीएक्स डीवाई माइनस n मल्टीप्लाई मीन माइनस एज्यूम मीन। ये है आपका अर्थमेटिक मीन, उसमें से माइनस करना है आपको एज्यूम मीन। यानी सर हमें मीन तो अभी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। एक्स बार और वाई बार तो अभी भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो n मल्टीप्लाई आप करेंगे x बार माइनस एज्यूम मीन ऑफ x मल्टीप्लाई y बार माइनस एज्यूम मीन ऑफ y डिवाइडेड बाय वो सेम है क्या, n मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन y। जी सर, ये हमें समझ में आ गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड फॉर्मूला आंसर सेम आएगा दोनों से, है ना, पर हमें फॉर्मूला सारे लर्न होने चाहिए। कई बार वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे देता है तो उसमें हमें दिक्कत ना आए, इसलिए हमें सारे फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। सेकंड देखते हैं, सिग्मा डीएक्स डीवाई मल्टीप्लाई बाय n माइनस सिग्मा डीएक्स मल्टीप्लाई सिग्मा डीवाई, डीएक्स मल्टीप्लाई सिग्मा डीवाई। डिवाइड में रूट में दे रखा है आपको सिग्मा डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर, है ना। और उसके बाद आगे वापस से रूट में दे रखा है आपको सिग्मा डी स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये तो अपन ने कौन सा लिया, डी स्क्वायर वाई लिया है और मल्टीप्लाई करवाया है n से। यहां पर हमने क्या लिया है, सिग्मा डी वाई लिया है, लेकिन उसका आपको स्क्वायर करना है। ये थे हमारे 2 फॉर्मूला, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि हमें 4 फॉर्मूला लर्न करने होंगे। एक चीज पहले ही बता देता हूं, इसने बोला जो भी रिजल्ट आप ऑब्टेन करोगे इन चारों फॉर्मूला से, उनसे आपका आंसर कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, सेम आएगा। लेकिन इसने बोला प्रैक्टिस अगर आप जब करेंगे, but in practice formula 3 और 4 are used because of easy calculation। लेकिन आपको जो फॉर्मूला 3 और 4 है उसको प्रैक्टिस में लेना है इजी कैलकुलेशंस के लिए। तो फॉर्मूले चारों ही लर्न होने चाहिए, लेकिन इसने क्या बोला कि आप 3 और 4 से करेंगे तो इजी कैलकुलेशन आएगी। और साथ में इसने बोला आप किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व करो, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एग्जैक्ट सेम। क्या फॉर्मूला 3 और 4 देख लेते हैं जल्दी। सिग्मा डीएक्स डीवाई माइनस, है ना, सिग्मा डीएक्स इंटू सिग्मा डीवाई डिवाइडेड बाय n, और रूट में इसने क्या दे दिया, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डीएक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डीवाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये था फॉर्मूला नंबर 3। भाई देखने में हार्ड लग रहे हैं, एक दो बार जब आप इनको लिखेंगे, और सबसे बेस्ट आप एक दो बार इसकी जब क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगे। और लर्न तो करने ही पड़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। सिग्मा डीएक्स डीवाई मल्टीप्लाई n माइनस dx इंटू dy, ये तो सीधा ही है, डिवाइडेड बाय n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, और आगे रूट में वापस से n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। फिर थोड़ा थोड़ा n की हेर फेर है, बाकी आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, चलो अब स्टार्ट होंगे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एज्यूम मीन कैलकुलेट करना है x का और y का। उसके बाद आपको वेरिएबल से एज्यूम मीन को माइनस करके डेविएशन निकालना है, जिसको क्या बोलेंगे, dx और dy, dx और dy। जब आप उनका स्क्वायर कर लेंगे तो आएगा d स्क्वायर x और d स्क्वायर y। जब आप dx को और dy को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका सिग्मा dx dy, dx dy। यहां तक बताइए समझ में आया क्या। और उसकी टोटल को क्या बोलेंगे, सिग्मा dx dy। और सबसे लास्ट में इसने क्या बोला, स्टेप 7 में जब आप ये फॉर्मूले 4 हैं, चारों अप्लाई करो, 1 करो, 2 करो, कैसे भी करो,
चारों लर्न करने हैं, पर फॉर्मूला जो अच्छा लगे वो आप अप्लाई करो और चारों ही करो और चेक करो, आंसर होएगा आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। पर साथ में इसने बोला कि थर्ड और फोर्थ नंबर जो फॉर्मूला है ना, उससे आपकी कैलकुलेशन कैसे रहेगी, इजी। चलिए अब हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। देखो चार फॉर्मूले हमने देखे थे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा था, ये क्या हो रहा था, अप्लाई हो रहा था। देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। n दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आपके 100, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना 9, स्टैंडर्ड डेविएशन y कितना 15, मीन आपको दे रखा है, अर्थमेटिक मीन कितना 30, अर्थमेटिक मीन y का कितना 40, लेकिन एज्यूम मीन ऑफ x कितना 25, एज्यूम मीन ऑफ y कितना 42, और लास्ट में सिग्मा dx dy दे दिया 9260, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, कोरिलेशन। ये कोरिलेशन का फर्स्ट फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसलिए हमने इसको ऑप्ट कर लिया। चलो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसमें बोला सिग्मा dx dy, वो कितना है आपका, वो है हमारा 9260 माइनस n 100 है ना, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में देखते हैं अर्थमेटिक मीन माइनस एज्यूम मीन ऑफ x, x का हमें लेना है अर्थमेटिक मीन जो कितना है 30, माइनस x का ही आपको लेना है एज्यूम मीन जो कितना है 25। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। और मल्टीप्लाई कर देना है y का एज्यूम मीन और y का अर्थमेटिक मीन माइनस y का एज्यूम मीन, यानी 40 माइनस 42, 40 माइनस 42, और पूरे के डिवाइड में कर देना है। n कितना है सर, वो था हमारा 100, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है 9, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है, वो है हमारा 15, वो है हमारा 15। तो मैंने बोला 9260 है ना, माइनस ये देखते हैं 100 मल्टीप्लाई 30 माइनस 25 कितना आएगा 5, तो 100 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 500, 40 माइनस 42 कितना आएगा माइनस का 2, तो 500 मल्टीप्लाई माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1000, लेकिन 9260 माइनस का 1000 जब आप करेंगे, माइनस का 1000 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 915 into 9 135 यानी 13500। तो लास्ट कैलकुलेशन होगी आपकी, ये प्लस हो जाएगा 10260 डिवाइडेड बाय 13500। मैं चेक कर लेता हूं कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं हम कितना आ रहा है। तो इसमें बोला 10260 डिवाइडेड बाय 13500, ये आ रहा है आपका 0.76, ये आ रहा है आपका 0.76, तो 0.75 से ज्यादा है, इसलिए ये भी हमारा हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाएगा, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल स्पेसिफिक सीधी सीधी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी, वो हमने हमारे फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दी हुई थी, तो हमने वैल्यू पुट की और आ गया हमारा सॉल्यूशन,